क्या आप जानते हैं एक छोटा सा डिसीजन पूरी कंपनी का भविष्य बदल सकता है? पता है कैसे? आगे बताऊंगा। उससे पहले ये जान लो, ये कंपनी 2010 से लेकर 2020 तक मात्र 20,000 करोड़ की सेल करती है, लेकिन 2020 से लेकर मार्च 2024 तक कंपनी की सेल बढ़ के हो जाती है 1,07,194 करोड़ की। यही नहीं, कंपनी का स्टॉक प्राइस जब इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था 2004 में, तो इसका प्राइस था दोस्तों 30 रुपीज का। वही बढ़ के 2020 में इनका जो शेयर प्राइस था वो हो गया था 336 रुपीज का। लेकिन उसके अगले 5 साल में स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई टच करता है 8,346 रुपीज का। जी हाँ, यानी इस स्टॉक ने मात्र 5 साल में ही अपने इन्वेस्टर्स को मोर देन 2000% के रिटर्न डिलीवर करें। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, जानते हैं इस पूरी केस स्टडी में, जो बिलोंग करती है टाटा ग्रुप की एंड इंडिया की फैशन इंडस्ट्री की सबसे लीडिंग कंपनी की ज़ूडियो के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि ज़ूडियो की स्टार्टिंग कैसे हुई। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग की बात करूं तो मैं आपको बता दूं 5 दिसंबर 1952 में ये एक लैक्मी नाम की कंपनी से स्टार्ट हुई थी। हालांकि स्टार्टिंग में टाटा ग्रुप की कंपनी नहीं थी, लेकिन 1 जुलाई 1998 में ये कंपनी ट्रेंड लिमिटेड के नाम पे स्टार्ट हुई और इसका नाम बदल दिया गया था ट्रेंड नाम से। उसके बाद ये कंपनी टायर 1 सिटीज में अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दिखा रही थी। जब धीरे धीरे टाटा ग्रुप्स के एम्प्लॉइज एंड उनकी टीम ने यह एनालिसिस करा कि टायर 1 के कंपैरिजन में टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी एंड ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, तो उन्होंने 2016 में ज़ूडियो की स्टार्टिंग कर डाली और वहीं से इंडियन फैशन मार्केट में बहुत बड़ा तूफान आते हुए देखने को मिला। तो ये थी जर्नी ज़ूडियो की कि ज़ूडियो स्टार्ट कैसे हुआ। अब हम बात करेंगे ज़ूडियो की वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसने कि ज़ूडियो को अर्श से फर्श तक पहुंचाने में मदद करी। तो चलिए जानते हैं इनकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी से। इनकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी दोस्तों अफोर्डेबल प्राइस विथ हाई क्वालिटी। देखो, वैसे तो ये हर किसी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप क्या कर पाओ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को कम प्राइस में या कम प्राइस में डिलीवर कर पाओ, लेकिन ज़ूडियो ने ये करके दिखाया। हम आगे बात करेंगे कि कैसे करके दिखाया, लेकिन जो ये इनकी स्ट्रेटेजी थी ना, आज तक की सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी थी ज़ूडियो के लिए, जिसकी वजह से ज़ूडियो को सबसे ज़्यादा हेल्प मिली एंड जिस वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी। अब बात करते हैं इनकी सेकंड स्ट्रेटेजी के। सेकंड स्ट्रेटेजी थी दोस्तों इनका फास्ट फैशन मॉडल। देखो, हम इतनी तेजी से कुछ भी नहीं बदलते जितनी तेजी से हम अपने कपड़े बदलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम चाहते हैं कि हम रेगुलर या पर डे हम नया पहने, जो कि फास्ट फैशन के अंडर में आता है। इसी चीज को ज़ूडियो ने पकड़ा और इन्होंने डिसाइड किया कि ये हर वीक अपनी स्टोर्स में नए फैशन मॉडल के क्लॉथ को लाएंगे, जिससे कि ये जो ट्रेंडिंग जो फैशन है उसको नए से नए यूथ, जितने भी यूथ हैं, जितने भी मिडिल क्लास हैं, उन सभी तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि मैंने बताया ये इतनी तेजी से बदलने वाला ट्रेंड है जो जिसका कि कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो इन्होंने इसे अच्छे से टैकल किया, इस पे अच्छे से काम किया, जो इनकी सेकंड स्ट्रेटजी में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनकी तीसरी स्ट्रेटजी की, और वो है दोस्तों स्टोर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। अब देखो, 2019 तक अगर आप ज़ूडियो के स्टोर देखोगे वो आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे 40 to 50 स्टोर। 2016 से लेकर 2019 तक मात्र 40 से 50 स्टोर। लेकिन उसके बाद आप देखोगे 2024 तक ज़ूडियो के पास मोर देन 500 प्लस क्या है स्टोर्स हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इनकी ग्रोथ का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं इनके स्टोर की जो एक्सपेंशन है वहां से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ग्रोथ दिखाई पिछले स्टार्टिंग के 4 साल में मात्र 40 से 50 स्टोर, और अगले 40 से 50 साल में 40 की जगह 500 प्लस की स्टोर्स, कहीं ना कहीं यहां से इन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती हुई देखने को मिली। सो ये था इनका तीसरा स्ट्रेटेजी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये इन्होंने कैसे किया, ये इतनी जल्दी इतने स्टोर तक पहुंचे कैसे। वो छुपा है दोस्तों इनके बिजनेस मॉडल में। अब आप बोलोगे कि इनका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, बड़े बड़े ब्रांड आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे जो कि अपने स्टोर होते हैं, जस्ट लाइक डीमार्ट, जो कि खुद प्रॉपर्टी बाय करता है एंड वहां पे क्या करता है, अपनी ऑपरेशंस को रन करता है। लेकिन ज़ूडियो उनके अपोजिट काम करता है, जो कि फोको मॉडल पे काम करता है। अब सवाल आता है कि ये फोको मॉडल होता क्या है। फोको मॉडल का मतलब होता है दोस्तों फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। यानी इसमें क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं कि खुद स्टोर्स नहीं ओपन करती है, बल्कि उनके ऑपरेशंस पे ध्यान देती हैं और वहां पे ओपन करने के लिए अपनी फ्रेंचाइजीज लोगों तक डिलीवर कराते हैं। यानी लोग इनकी फ्रेंचाइजीज लेते हैं, वो खुद क्या करते हैं, रेंट पे ऑफिस या प्लेस लेते हैं,
कंपनीज का काम होता है कि वो किस तरह से उन स्टोर्स को ऑपरेट करेंगे। तो ये मतलब होता है दोस्तों फोको मॉडल का। अब उसका हेल्प ज़ूडियो को किस तरह से मिला वो आप लगा सकते हैं कि जितना टाइम इन्हें स्टोर्स को बाय करने में या लैंड या इन्हें जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनको बाय करने में लगता, उतना टाइम इन्होंने किस पे दिया, अपनी स्ट्रेटेजी बनाने पे दिया, अपने ऑपरेशंस पे दिया, जिसकी वजह से इन्होंने इतनी जल्दी नए नए स्टोर्स ओपन कर डाले। तो ये था दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है दोस्तों इनका कस्टमर टारगेटिंग। देखो कस्टमर टारगेटिंग बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किन लोगों को फोकस करने वाले हो, किन लोगों को टारगेट करने वाले हो, तभी जाके आप अपने सटीक प्रोडक्ट को सटीक लोगों तक पहुंचा पाओगे, जो ज़ूडियो की केस में बहुत ही अच्छा देखने को मिला। ज़ूडियो ने टायर 1 सिटीज के लोगों को फोकस नहीं करा दोस्तों, ज़ूडियो ने फोकस किया टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में रहने वाले लोगों को। अब इससे क्या फायदा मिला ज़ूडियो को वो देख लेते हैं। देखो जो टायर 1 सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो फैशन पे उतना खर्चा नहीं करते हैं जितने टायर 2 एंड टायर 3 में रहने वाले मिडिल क्लास लोग करते हैं, जिसका फायदा ज़ूडियो ने लिया। और ज़ूडियो ने फोकस किया कि हम उन मिडिल क्लास लोगों, उन यूथ को फोकस करेंगे जो फैशन पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा खर्चा करेगा वहीं से कंपनी का उतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, जिससे कि ज़ूडियो को बहुत बड़ी हेल्प मिली। तो ये थे ज़ूडियो की वो स्ट्रेटेजी जिससे ज़ूडियो को सक्सेस मिलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो ये तो हुए इनके एडवांटेज। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके चैलेंजेस के, क्योंकि इनको चैलेंजेस आए लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उन चैलेंजेस को ओवरटेक भी करा। अब वो कौन कौन से चैलेंजेस है चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले चैलेंज की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो आता है कंपटीशन। देखो किसी भी बिजनेस में आप उतरते हो आपको सबसे पहले कंपटीशन फेस करना पड़ता है। देखो ज़ूडियो को भी कंपटीशन फेस करना पड़ा। एचएम, जारा, इवन आपका रिलायंस रिटेल, आदित्य बिरला फैशन ऑलरेडी मार्केट में है। इवन टाटा ग्रुप्स की पेरेंट कंपनीज वेस्ट साइड और आपका ट्रेंड जो पहले से ही मार्केट में है, उनको भी यहाँ पे ज़ूडियो को compete करना था। लेकिन ज़ूडियो ने इस तरह से काम किया कि उसका कोई भी कंपटीशन नहीं रहा मार्केट में। हालांकि हम नई केस स्टडी लाएंगे जहां पे हम आपको बताएंगे कि रिलायंस रिटेल किस तरह से ज़ूडियो पे आप अपने नज़र बना के रखा हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब ज़ूडियो ने किस तरह से अपनी कंपटीशन को ब्रेक करा वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि इन्हें एचएम, जारा इन बड़ी कंपनीज की तरह टायर 1 सिटीज में फोकस ना करके टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में फोकस किया, जिस वजह से इन्होंने अपनी कंपटीशन को साइड कर दिया। तो ये था इनका पहला चैलेंज जिसे इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेक करा। अब बात करते हैं इनके दूसरे चैलेंज की, और दूसरा चैलेंज था दोस्तों इनका कोविड। 2019 में जब तक ज़ूडियो ने थोड़ा सा पांव फंसाना शुरू कर दिया था तभी कोविड आ जाता है। लेकिन कोविड में भी इन्होंने अच्छा एडवांटेज उठाया। ये जैसे इन्होंने देखा कि कोविड आ चुका है, हर जगह सारे स्टोर बंद हो चुके हैं, ये तुरंत डिजिटल चले गए। लेकिन दोस्तों हम कहते हैं ना, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ जमीन से जरूर जुड़े रहो। वही जो स्ट्रेटेजी है वो ज़ूडियो ने भी फोकस किया। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, ये ऑनलाइन तो चले गए थे, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ ये तुरंत अपने ऑफलाइन बिजनेस पे आ गए, अपने स्टोर बिजनेस पे आ गए, और इन्होंने दोबारा से फोकस करा रिटेलर्स को, यानी जितने भी यूथ हैं, जितने भी मिडिल क्लास हैं, क्योंकि इनका वही फोकस है कि इंडिया के फैशन ब्रांड को हर मिडिल क्लास, हर यूथ के घर तक पहुंचाए, जो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया। तो इन्होंने अपने जो दूसरा चैलेंज है उसे भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्या करा, ओवरटेक करा। तो अब बात करते हैं इनके तीसरे सबसे बड़े चैलेंज की, और मुझे लगता है दोस्तों यही जो चैलेंज है इनका सक्सेस का रीजन भी बना है, जिसे मैं अगर वन शॉट में कहूं कि अगर इनकी ज़ूडियो का सक्सेस का राज क्या है तो वो यही चैलेंज है। इन्होंने अपने चैलेंज को पूरी तरह से खत्म करके उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाई है। कैसे? तो चलिए जानते हैं इनके तीसरे चैलेंज पे, जो आता है दोस्तों हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पे डिलीवर करना। देखो हर किसी कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको सस्ते प्राइस में डिलीवर करें। ये हर कंपनीज नहीं करती, इवन मैं कहूँगा कोई भी कंपनीज नहीं करती हैं, लेकिन ज़ूडियो ने ये करने का ठाना और उन्होंने करके भी दिखाया। तभी जाके अगर उनके स्टोर्स में जाओगे 99 रुपीज़ से लेके आपको 999 रुपीज़ के बीच में ऑलमोस्ट आपको सारे क्लोथिंग के ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब इतना बड़ा चैलेंज था, जब कोई भी बड़ी कंपनी इसने सस्ते प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेचती है, तो ज़ूडियो ने कैसे करके दिखाया? उसका जो रीज़न है ना, वो रीज़न है इनके फोको मॉडल के अंडर पे। जैसे जैसे इन लोगों ने क्या किया, फोको मॉडल पे फोकस किया, तो इनके पास ना टाइम की बचत होने लगी और इन्होंने उस टाइम को बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया। और तब जाके इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्लॉथ को बाय नहीं करेंगे, हम ब्रांड्स क्रिएट नहीं करेंगे, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे।
अब जैसे जैसे इनके पास टाइम बचता गया, इन्होंने डिसाइड किया कि ये क्या करेंगे, खुद गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, खुद कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, खुद उन्हें क्या बढ़ाएंगे, ब्रांड बनाएंगे, जिससे कि इनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल था वो बहुत ही ज़्यादा कम आने लग गया। जिससे क्या हुआ कि ये अपने प्रोडक्ट को थोड़े से कम प्राइस पे बेच सकते थे, क्योंकि इनको किसी को भी पेमेंट नहीं देनी थी, पूरा का पूरा पैसा इन्हीं का था, अपना ही था। जिस वजह से इन्होंने अपने प्रोडक्ट को थोड़े लो प्राइस पे मार्केट में उतारा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगा यही लगा कि उन्होंने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया एंड उसको भी दिया सस्ते प्राइस में, जो कि इनकी सक्सेस का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मुझे लगता है। तो ये तो हुए इनके चैलेंजेस और उन्हें किस तरह से इन्होंने ओवरटेक करा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट डाल रहा है। तो देखो, अगर आप ट्रेंड लिमिटेड को देखोगे, अब ट्रेंड लिमिटेड क्यों, क्योंकि देखो जूडियो मार्केट में लिस्ट नहीं है, ट्रेंड लिमिटेड मार्केट में लिस्ट है एंड जो जूडियो है वो ट्रेंड की ही पेरेंट कंपनी है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो ट्रेंड का जो रेवेन्यू आता है उसमें मोर देन 50% रेवेन्यू अकेले जूडियो से आता है। बाकी का जो रेवेन्यू रिमेनिंग रेवेन्यू है वो आपको आते हुए देखने को मिलेगा ट्रेंड्स के जो अपने ऑन स्टोर्स हैं, उसके अलावा वेबसाइट हो गया एंड उसके अलावा इनके कुछ अदर ब्रांड्स हैं। तो आपने देख लिया कि ट्रेंड का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो अकेले जूडियो से आता है। ठीक है, अगर आप अब ट्रेंड्स का रेवेन्यू देखोगे पिछले कुछ सालों का, मैं पिछले 4 या 5 सालों का आपको रेवेन्यू बताता हूं, तब आप देखिए कि कितना डिफरेंस आपको क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने मार्च 2020 में 3,486 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें कि इन्हें प्रॉफिट हुआ था 106 करोड़ का। उसके बाद कंपनी ने मार्च 2021 में 2,593 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें कि इन्हें लॉस डिलीवर करना पड़ गया था 181 करोड़ का। उसके बाद 2020 में 4,498 करोड़ के रेवेन्यू के अगेंस्ट में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था दोस्तों 35 सीआर का। उसके बाद 2023 में कंपनी को 8,242 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जिसके बाद मार्च 2023 में कंपनी ने 8,242 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसके अगेंस्ट में कंपनी को 394 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। एंड मार्च 2024 में कंपनी ने 12,375 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया था वो आया था दोस्तों 1,477 करोड़ का। यानी लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने 36% की CAGR सेल्स ग्रोथ दिखाई है, यानी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, और साथ ही में 57% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी डिलीवर करी है। तो आप लगा लीजिए कंपनी की सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट किस तरह से ग्रो हुआ है। लेकिन अगर आप यहीं पे इनके रिटर्न्स को देखोगे वो भी काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिले हैं। वहीं पे अगर हम इनके रिटर्न्स को देखोगे तो इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2024 तक मोर देन 2000% के रिटर्न भी डिलीवर करे। लेकिन अगर आप अभी इसके स्टॉक प्राइस को देखोगे तो आप चार्ट पे देख सकते हैं कुछ करेक्शन आते हुए देखने को मिल रही है। वो करेक्शन इसलिए आ रही है क्योंकि जितनी बड़ी इनसे एक्सपेक्टेशन थी इस Q2 में उतना ये डिलीवर नहीं कर पाए, यानी जो इनका रेवेन्यू और इनका प्रॉफिट था वो एस्टिमेट से थोड़ा सा कम आते हुए देखने को मिला, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये इंपैक्ट हमें स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है। एंड हाँ, अगर आप इस वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो ये तो हुई इसके स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से लेसन है जो हमें सीखने चाहिए जूडियो की इस केस स्टडी से। अगर मैं पहले लेसन की बात करूं वो आता है दोस्तों ग्राहक को समझना या कस्टमर की समझ। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आप किन लोगों को अपनी सर्विस दे रहे हो, आप किन लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। जैसे कि जूडियो ने फोकस किया टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में रहने वाले लोगों को, सो आपको भी अपना फोकस क्लियर रखना चाहिए। इसके बाद अगर मैं इनकी दूसरी लर्निंग की बात करूं तो वो आता है दोस्तों हमारा स्मार्ट बिजनेस मॉडल। जैसे कि मैंने आपको बताया इन्होंने फोको मॉडल का यूज किया, जिसमें कि इनकी टाइम की बचत हुई, इन्हें स्टोर्स बाय नहीं करना पड़े, स्पेस बाय नहीं करना पड़ा। इन्होंने फ्रेंचाइजी बेस यहाँ पे काम करा और अपने टाइम को सेव करा। इसके बाद जो तीसरी लर्निंग हमें यहाँ से सीखने को मिलती है वो आती है दोस्तों बी अवेयर। देखो, आपको हर टाइम अवेयर रहने की जरूरत है मार्केट में। जैसे कि इन्होंने देखा कि फास्ट फैशन मॉडल को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रिपेयर किया जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि फास्ट फैशन मॉडल पे ही काम किया एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप तक नए प्रोडक्ट्स, नए मॉडल्स को डिलीवर करा। नेक्स्ट लर्निंग आती है दोस्तों, वो आती है रिस्क लेने की क्षमता, यानी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी। देखो, जूडियो ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। जहां बड़ी बड़ी कंपनीज टायर 1 सिटीज में फोकस कर रही थी, इन्होंने टायर 1 की जगह टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में फोकस किया, जहां पे रिस्क काफी ज्यादा था। लेकिन इन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, सब कुछ को जाना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, इन्होंने कहां टारगेट करना है, क्यों करना है, सब चीजों यानी कैलकुलेशन के बेस पे रिस्क लिया, जिसमें कि इन्हें सफलता भी मिली। अगर आप भी कहीं पे कोई रिस्क लेने की सोचते हो तो आपको भी वहां पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए, उसके पॉजिटिव एंड उसके नेगेटिव से। तो ये थी दोस्तों जूडियो की कंप्लीट केस स्टडी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और हाँ, कमेंट में बताएगा कि बिजनेस से रिलेटेड किस कंपनी पे आप केस स्टडी चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।